नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास एक हसीना का कत्ल। अंश 2, अध्याय 23। काला सांप। हमेशा की तरह एल्बरी पूरे शबाब पे थी। वे इट्स रेनिंग मैन को बहुत ऊंची आवाज में बजा रहे थे। मंच पर 3 लड़कों ने घुटने तक लंबे जूतों के अलावा और खास ज्यादा कुछ नहीं पहना था और दर्शक वाहवाही कर रहे थे और साथ साथ गा रहे थे। बरगिता के पास बार में जाने से पहले हैरी ने थोड़ी देर के लिए शो देखा। तुम साथ में क्यों नहीं गाते हैंडसम? एक परिचित आवाज ने कहा। हैरी मुड़ा। ऑटो आज रात अपने औरतों वाले पहनावे में नहीं था। हालांकि एक गुलाबी खुले गले वाली रेशमी कमीज, काजल और लिपस्टिक से पता चल रहा था कि उसने फिर भी तैयार होने में थोड़ा समय लगाया था। मेरा गला सुरीला नहीं है ऑटो, सॉरी। वाह, तुम सभी स्कैंडिनेवियाई एक जैसे हो। जब तक तुम्हारे हलक में इतनी शराब न डाल दी जाए तुम लोग किसी काम के नहीं होते हो। तुम जानते हो ना कि मेरा मतलब क्या है? हैरी झुकी हुई पलकों को देखकर मुस्कुराया। मेरे साथ फ्लर्ट मत करो ऑटो, मैं एक हारा हुआ आदमी हूं। हारा हुआ आदमी? हैरी ने हाँ में सिर हिलाया। खैर, तो भी मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीदने दो हैंडसम। तुम्हें क्या पसंद है? उसने हैरी के लिए मौसम्बी का रस और अपने लिए ब्लडी मेरी का ऑर्डर दिया। उसने टोस्ट किया और ऑटो ने एक ही बार में आधा कॉकटेल गटक लिया। केवल एक चीज जो प्यार के मारे दर्द में मदद करती है, उसने कहा। बाकी की शराब भी पी गया। कांपते हुए एक और का आदेश दिया और हैरी पर नजर डाली। तो क्या तुम भी कभी किसी पुरुष के साथ नहीं सोए? शायद हमें एक दिन इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। हैरी को महसूस हुआ कि उसके कान गर्म हो रहे हैं। ये समलैंगिक जोकर उसे, एक पूरे जवान मर्द को, इतना शर्मिंदा कैसे कर सकता है कि वह स्पेनिश समुद्र तट पर 6 घंटे बिताने के बाद एक ब्रिटिश जैसा दिखने लगे। चलो एक बेकार और आश्चर्यजनक रूप से अश्लील शर्त लगाएं, ऑटो ने कहा। उसकी आंखें विनोद के भाव से चमक रही थीं। मैं $100 की शर्त लगाता हूं कि तुम्हारे नॉर्वे लौटने से पहले तुम्हारे ये मुलायम पतले हाथ मुझे महसूस कर चुके होंगे। क्या तुम ये शर्त मानने का साहस कर सकते हो? हैरी के लाल चेहरे को देखकर ऑटो ने ताली बजाई। यदि तुम अपने पैसे मुझे देने पर जोर देते हो तो ठीक है, हैरी ने कहा। लेकिन मेरी समझ में ऑटो, तुम प्रेम के दुखों से पीड़ित हो। क्या तुमको असमलैंगिक आदमियों को लुभाने के बजाय घर पर बैठकर दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसे तुरंत अपनी बात पर पछतावा हुआ। उसे स्वयं को छेड़ा जाना कभी पसंद नहीं था। ऑटो ने अपना हाथ हटा लिया और उसे घायल निगाह से देखा। माफ करो, मैं बस बड़बड़ा रहा था, मेरा ये मतलब नहीं था, हैरी ने कहा। ऑटो ने कंधे उचकाए। हत्याकांड में कुछ नया? उसने पूछा। नहीं। विषय बदले जाने से हैरी ने राहत महसूस करते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे हमें उसके जान पहचान के लोगों के दायरे के बाहर भी ढूंढना होगा। वैसे क्या तुम उसे जानते थे? यहां आने वाला हर व्यक्ति इंगर को जानता था। क्या तुमने कभी उससे बात की? जी, मुझे लगता है कि हमने आपस में कुछ शब्द कहे होंगे। वह मेरी पसंद के लिए थोड़ी उलझी हुई थी। उलझी हुई? उसको बहुत से मर्द पलट के देखते थे। उत्तेजक कपड़े पहनना, थोड़े ज्यादा समय तक देखते रहना और कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा दिया करना। अगर ये सब करके उसे और ज्यादा पैसे मिल सकते थे तो वो करती थी। उस तरह की चीज खतरनाक हो सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि किसी ग्राहक ने शायद? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बहुत दूर तक खोजने की जरूरत नहीं होगी साहब। तुम्हारा इशारा किस ओर है? ऑटो ने चारों ओर नजरें घुमाईं और अपनी ड्रिंक खत्म की। मैं बहुत बड़बोला हूं हैंडसम। वह जाने को उठा। अब मैं वही करूंगा जो तुमने मुझे सुझाया है।
घर जाके दूसरी चीजों के बारे में सोचूंगा। यही डॉक्टर का आदेश है ना? उसने बार के पीछे स्कार्फ पहने लड़कों में से एक की ओर हाथ हिलाया जो उसके लिए एक भूरे रंग का कागज का थैला ले आया। शो के बारे में मत भूलना, बाहर निकलते हुए ऑटो ने अपने सर को कंधे पर लाते हुए कहा। हैरी बरगिता के बारे में एक स्टूल पर कुछ कुछ छिपा हुआ बैठा उसको काम करता देख रहा था। उसने अपनी नजरों से उसके हाथों का पीछा किया जो तेजी से पाइंट खींचते, छुट्टे पैसे बदलते और ड्रिंक मिलाते। जिस तरह से वह बार के पीछे एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, बियर के नल से लेकर काउंटर तक वो सब एक दूसरे से जितनी दूरी पे थीं, उसके लिए जैसे ये सब स्वाभाविक सा था। उसने देखा उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे। उन्हें जल्दी से उसने एक झटके से हटाया और नए ऑर्डर देखने के लिए वह कभी कभी ग्राहकों की ओर देखती थी। और फिर हैरी, हल्की झाइयों वाला चेहरा खिल उठा और उसने महसूस किया कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। भारी, अद्भुत। एंड्रू का एक दोस्त थोड़ी देर पहले आया था, उसने हैरी की ओर बढ़ते हुए कहा। वो अस्पताल में उससे मिलने गया था। उसने तुम्हारे लिए पूछा। शायद वो अभी भी यहीं कहीं बैठा है। हाँ, वहां है वह। उसने एक मेज की ओर इशारा किया और हैरी ने तुरंत उस शालीन काले आदमी को पहचान लिया। ये बॉक्सर टुवुम्बा था। वह उसकी मेज पर चला गया। क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं? उसने पूछा और एक बड़ी सी मुस्कान उसकी तरफ खिली। बिल्कुल नहीं, बैठो। मैं ये देखने यहां रुका हुआ था कि अगर मेरा कोई पुराना साथी यहां आए तो। हैरी बैठ गया। रॉबिन द मरी टुवुम्बा मुस्कुराता रहा। किसी कारण से उन संकोचपूर्ण विरामों में से एक उत्पन्न हुआ जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करता कि वह संकोचपूर्ण है, लेकिन जो वास्तव में है। हैरी ने जल्दी से कहा, मैं आज क्रो लोगों में से एक से बात कर रहा था। आप किस जनजाति से हैं? टुवुम्बा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है हैरी? मैं क्वींसलैंड से हूं। हैरी सुन सकता था कि उसका प्रश्न कितना मूर्खतापूर्ण लग रहा था। माफ करें, ये एक बेवकूफी भरा सवाल था। आज मेरी जीभ मेरे दिमाग से भी तेज चल रही है। मेरा इरादा नहीं था कि मैं आपकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। मैं सोच रहा था कि क्या आप किसी विशेष जनजाति से आते हैं या कुछ इस तरह का। टुवुम्बा ने उसे कंधे पर थपथपाया। मैं बस तुम्हें चढ़ा रहा हूं हैरी, रिलैक्स। वह धीरे से हंसा और हैरी को अब और भी अधिक बेवकूफाना सा महसूस हुआ। टुवुम्बा ने कहा, आप ज्यादातर गोरे लोगों की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप पक्षपात से भरे हुए हैं। पक्षपात? हैरी खुद को चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा? टुवुम्बा ने कहा, वह नहीं है जो आप कहते हैं। ये वो है जो आप अनजाने में मुझसे उम्मीद करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि आपने कुछ गलत कहा है और आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि मैं इतना बुद्धिमान हूं कि ये ध्यान रख सकूं कि आप विदेशी हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर नॉर्वे में जापानी पर्यटक आपके देश के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप व्यक्तिगत रूप से नाराज होंगे, जैसे कि आपके राजा को हाराल्ड कहा जाता है। टुवुम्बा ने आंख मारी। ये सिर्फ तुम नहीं हो हैरी, यहां तक कि श्वेत ऑस्ट्रेलियाई भी कुछ गलत कहने को लेकर अत्यधिक सतर्क रहते हैं। ये बहुत विरोधाभासी है। सबसे पहले वे हमारे लोगों का गौरव खत्म करते हैं और जब वह खत्म हो जाता है तो वे इस पर बात करने से डरते हैं। उसने आह भरी और अपनी बड़ी सफेद हथेलियां खोली। हैरी ने सोचा, जैसे एक फ्लाउंडर मछली को पलटना। टुवुम्बा की गर्मजोश गहरी आवाज उसकी आवृत्ति पर कंपन करती हुई प्रतीत होती थी, जिससे उनके आसपास के सभी शोर को दबाने के लिए जोर से बोलना अनावश्यक था। लेकिन आप मुझे नॉर्वे के बारे में कुछ बताइए हैरी। मैंने पढ़ा है कि वह बहुत सुंदर है और ठंडा। हैरी ने कहना शुरू किया, फियोर्ड्स, पहाड़ों और दोनों के बीच रहने वाले लोगों के बारे में। यूनियनों, दमन, इब्सेन, नैनसेन
और ग्रीक के बारे में, और उत्तर के उस देश के बारे में जो खुद को उद्यमशील और दूरदर्शी मानता था, लेकिन एक बनाना रिपब्लिक जैसा लगता था, जिसके पास जंगल और बंदरगाह थे। जब डच और अंग्रेजों को लकड़ी की जरूरत थी, जब बिजली का आविष्कार हुआ तो झरने थे, और सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें तेल भी मिल गया। हैरी ने कहा, हमने कभी वॉल्वो कार या ट्यूबॉर्ग बियर नहीं बनाई। हमने सिर्फ अपनी प्रकृति का निर्यात किया है और सोचने से परहेज किया है। हैरी ने कहा, हम एक ऐसे देश हैं जिसके अंदर सुनहरे बाल हैं। उसने एक उपयुक्त अंग्रेजी मुहावरे का चयन करने की कोशिश भी नहीं की। फिर उसने उसे एंडल्सनेस के बारे में बताया, जो रोम्सडेलन घाटी की एक छोटी सी बस्ती जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी, जो इतने खूबसूरत थे कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि जब भगवान ने दुनिया का निर्माण किया था तब उसने यहीं से शुरुआत की थी, और उसने इसको बनाने में इतना लंबा समय बिताया कि बाकी विश्व को रविवार तक बनाकर समाप्त करने के लिए जल्दबाजी करनी पड़ी। और जुलाई में सुबह सुबह अपने पिता के साथ फियोर्ड पर मछली पकड़ने जाना और किनारे पर लेट के समुद्र की गंध सूंघना, जबकि सीगल शोर मचा रहे होते थे और पहाड़ जैसे कि उस छोटे से राज्य के चारों ओर शांत अचल रक्षकों की तरह खड़े थे। मेरे पिता लेस्शास्कोग से हैं, घाटी के ऊपर की एक छोटी सी बस्ती, और उनकी और मेरी माँ की मुलाकात एंडल्सनेस में एक गांव के नृत्य में हुई थी। वे हमेशा सेवानिवृत्ति के बाद रोम्सडेलन वापस जाने के बारे में बात करते थे। टुवुम्बा ने सिर हिलाया और बियर पी, और हैरी ने एक और अंगूर का जूस पिया। उसे अपने पेट में एसिडिटी महसूस हो रही थी। काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं कहाँ से आया हूँ हैरी। मेरे जैसे लोगों का किसी स्थान या जनजाति से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। मैं ब्रिस्बेन के बाहर एक फ्रीवे के नीचे एक झोंपड़ी में पला बढ़ा हूँ। कोई नहीं जानता कि मेरे पिता किस जनजाति से थे। वे इतनी तेजी से आए और गए कि किसी को पूछने का समय नहीं मिला, और मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आई है। बस एक बोतल शराब के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठा कर ले, वही उसके लिए काफी है। मर्री बनने से ही काम चलाना पड़ेगा। और एंड्रू का क्या? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? मुझे क्या बताया? टुवुम्बा ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसकी आंखों के बीच एक गहरी उदासी बस गई। एंड्रू केंसिंगटन मुझसे भी अधिक अपनी जड़ से दूर है। हैरी ने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन एक और बियर के बाद टुवुम्बा उसी विषय पर लौट आया। मुझे लगता है कि मुझे ये बात उसे खुद ही बता देने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एंड्रू की परवरिश बहुत खास थी। क्या है ना, वह आदिवासियों की परिवार विहीन पीढ़ी से संबंधित है, चोरी हो गई पीढ़ी से। क्या मतलब? ये एक लंबी कहानी है। हर चीज बुरे विवेक के इर्द गिर्द घूमती है। 19वीं सदी के अंत से ही मूल निवासियों से जुड़ी राजनीति हमारे साथ हुए भयानक व्यवहार के बारे में अधिकारियों की खराब अंतरात्मा से संचालित होती रही है। ये शर्म की बात है कि अच्छे इरादे हमेशा अच्छे परिणाम नहीं देते। यदि आप किसी राष्ट्र पर शासन करना चाहते हैं तो आपको इसे समझना होगा। और आदिवासी लोगों को समझा नहीं गया। अलग अलग चरण, अलग अलग नीतियां रही हैं। मैं जबरन शहरीकृत पीढ़ी से हूं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकारियों ने विचार किया कि उन्हें पहले की नीतियों को बदलना होगा और स्वदेशी निवासियों को अलग थलग करने के बजाय उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करना होगा। उसने ये नियंत्रित करने की कोशिश की कि हम कहाँ रहते हैं और यहाँ तक कि हमने किससे शादी की है। कई लोगों को यूरोपीय शहरी संस्कृति को अपनाने के लिए शहरों में भेजा गया। परिणाम विनाशकारी थे। बहुत ही कम समय में हम सभी गलत आंकड़ों में शीर्ष पर थे। शराब, बेरोजगारी, वैवाहिक संबंध विच्छेद, वेश्यावृत्ति, आपराधिकता, हिंसा, ड्रग्स, आप नाम लें, हम वहां थे। आदिवासी हमेशा से
ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक रूप से हारे हुए लोग थे और रहे हैं। और एंड्रू का जन्म युद्ध से पहले हुआ था। उस समय अधिकारियों की नीति हमारी रक्षा करने की थी, जैसे कि हम किसी प्रकार की लुप्तप्राय प्रजातियां हों। इसलिए जमीन का मालिकाना हक रखना या काम ढूंढने के अवसर सीमित थे। लेकिन सबसे विचित्र कानून वह था जो अधिकारियों को किसी आदिवासी मां के बच्चे को उससे छीन लेने की अनुमति देता था, यदि संदेह हो कि पिता आदिवासी नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास अपनी जड़ों के बारे में दुनिया की सबसे सुखद कहानी ना हो, लेकिन कम से कम मेरे पास है तो। एंड्रू के पास कुछ भी नहीं है। उसने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा है। जब वह पैदा हुआ तो अधिकारियों ने उसे ले लिया और बाल गृह में रख दिया। वह केवल इतना जानता है कि उसकी मां से उसको छीन लेने के बाद वह बच्चों के घर से 50 किलोमीटर उत्तर में बैंक्सटाउन में एक बस शेल्टर में मृत पाई गई थी, और कोई नहीं जानता था कि वह वहां कैसे पहुंची या उसकी मृत्यु के कारण क्या थे। उसके गोरे पिता का नाम छुपा के रखा गया जब तक एंड्रू को इसकी परवाह ही नहीं रही। हैरी इन बातों को आत्मसात करने के लिए जूझने लगा। क्या वह सब सचमुच कानूनी था? संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बारे में क्या? युद्ध के बाद तक ये सब कुछ यहां नहीं पहुंचा, और ये मत भूलिए कि आदिवासी राजनीति के इरादे नेक थे। लक्ष्य संस्कृति को संरक्षित करना था, उसे नष्ट करना नहीं। फिर एंड्रू का क्या हुआ? उन्हें एहसास हुआ कि वह पढ़ाई में तेज था और उसे इंग्लैंड के एक निजी स्कूल में भेज दिया। मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए बहुत समतावादी है। ये सब अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया गया था और उसने ही इसके पैसे दिए थे। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे इरादा ये था कि एंड्रू एक राजनीतिक प्रयोग का एक चमकदार उदाहरण बने, जो अन्यथा बहुत दर्द और कई मानवीय त्रासदियों का कारण था। वापस आने पर वह सिडनी विश्वविद्यालय गया। तभी उसने उस पर से नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। वह मुश्किलों में पड़ जाता। उसकी छवि हिंसक होने लगी थी और उसके मार्क्स खराब हो गए। मेरी समझ में कि कहीं ना कहीं ये एक दुखी प्रेम संबंध के कारण था। एक गोरी लड़की जिसने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसका परिवार बहुत खुश नहीं था, लेकिन एंड्रू ने कभी भी इसके बारे में बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर भी ये उनके जीवन का एक कठिन दौर था और ये आसानी से उससे कहीं अधिक खराब हो सकता था। जब वह इंग्लैंड में था तब उसने बॉक्सिंग सीखी थी। उसने दावा किया कि इसी तरह वह बोर्डिंग स्कूल में रह पाया। सिडनी में उसने फिर से मुक्केबाजी शुरू की और जब उन्हें जिम शिवर्स के साथ यात्रा करने का मौका दिया गया तो उसने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और कुछ समय के लिए वहां से दूर चला गया। हैरी ने कहा, मैंने हाल ही में उसे मुक्केबाजी करते देखा है। वह ज्यादा कुछ नहीं भूला है। दरअसल उसने केवल अपनी पढ़ाई से ब्रेक के रूप में मुक्केबाजी के बारे में सोचा था, लेकिन वो शिवर्स के साथ सफल रहा। प्रेस ने कुछ रुचि दिखानी शुरू कर दी और वह आगे बढ़ा। जब उसने ऑस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया तो उसे देखने के लिए अमेरिका से कुछ पेशेवर एजेंट भी वहां आए थे। हालांकि फाइनल से एक रात पहले मेलबर्न में कुछ हुआ। वो एक रेस्तरां में था और ये दावा किया गया है कि एंड्रू ने दूसरे फाइनलिस्ट की प्रेमिका के साथ कुछ आजमाया। उसका नाम कैम्पबेल था और वह नॉर्थ सिडनी की एक खूबसूरत लड़की के साथ था जो बाद में मिस न्यू साउथ वेल्स बनी। रसोई में झगड़ा हुआ और वहां मौजूद सभी लोगों, एंड्रू, कैम्पबेल के ट्रेनर, एजेंट और एक अन्य व्यक्ति ने जो कुछ नजर में था सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। उसने एंड्रू को वॉश बेसिन के ऊपर झुका हुआ पाया। उसके होंठ कटे हुए थे, माथे पर चोट थी और कलाई में मोच। किसी को सूचित नहीं किया गया। शायद इसीलिए ये अफवाह फैली कि उसने कैम्पबेल की प्रेमिका को छेड़ा था। सभी आयोजनों में एंड्रू को फाइनल से हटना पड़ा और उसके बाद
उनका मुक्केबाजी का करियर खतरे में पड़ गया। सच कहीं तो उसने कुछ टूर्नामेंटों में कुछ अच्छे मुक्केबाजों को नॉकआउट किया था, लेकिन प्रेस की रुचि कम हो गई थी और पेशेवर एजेंट फिर कभी नहीं आए। धीरे धीरे उसने टूर्नामेंटों में मुक्केबाजी करना बंद कर दिया। एक और अफवाह ये थी कि उसने शराब पीना शुरू कर दिया था और पश्चिमी तट पर एक टूर्नामेंट के बाद उसे शिवर्स टीम छोड़ने के लिए कहा गया था, जाहिर तौर पर क्योंकि उसने कुछ शौकिया पहलवानों को गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इसके बाद वह गायब हो गया। वो इस समय कहाँ था और क्या कर रहा था, इससे उगलवा पाना मुश्किल है, लेकिन वह कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में यूं ही घूमता रहा जब तक कि वह वापस विश्वविद्यालय नहीं आ गया। तो बॉक्सिंग खत्म हो गई? हैरी ने कहा। हाँ, टुवुम्बा ने उत्तर दिया। फिर क्या हुआ? कहें तो टुवुम्बा ने संकेत दिया कि उसे बिल चाहिए। एंड्रू शायद इस बार जब पढ़ने वापस आया तो पहले से अधिक प्रेरित था और कुछ समय तक चीजें अच्छी चलती रहीं, लेकिन फिर 1970 के दशक की शुरुआत थी। हिप्पी पार्टी का समय और उन्मुक्त प्रेम, और हो सकता है कि वह विभिन्न पदार्थों का सेवन कर रहा हो जो उसकी पढ़ाई के लिए उपयोगी नहीं थे, और उसके परीक्षा परिणाम ऐसे ही आए। वह अपने आप में हंसा। तो एक दिन एंड्रू जागा, बिस्तर से निकला, खुद को आईने में देखा और जायजा लिया। उसे एक भयानक हैंगओवर था। एक काली आंख थी, भगवान जानता है कि कहाँ से। शायद कुछ रासायनिक यौगिकों की लत बढ़ रही थी, और बिना किसी योग्यता के उसकी उम्र 30 से अधिक थी। उनके पीछे एक बॉक्सर के रूप में उनका बर्बाद करियर था, और उनके सामने, अगर हल्के फुल्के ढंग से कहें, तो एक अनिश्चित भविष्य। तो ऐसे में आप क्या करते हैं? आप पुलिस कॉलेज में आवेदन देते हैं। हैरी हंसा। टुवुम्बा ने कहा, मैं सिर्फ एंड्रू की कही बात दोहरा रहा हूं। विश्वास के काबिल नहीं, लेकिन वह अपने पिछले रिकॉर्ड और अधिक उम्र के बावजूद पुलिस बल में शामिल हो गया। शायद इसलिए क्योंकि उच्च अधिकारी अधिक आदिवासी पुलिस अधिकारी चाहते थे। इसलिए एंड्रू ने अपने बाल कटवाए, अपने कान से बाली निकाली, रसायन लेने बंद किए, और बाकी आप जानते हैं। बेशक जहां तक करियर की सीढ़ी चढ़ने का सवाल है, वह कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन फिर भी सिडनी फोर्स में उसे सबसे अच्छे जासूसों में से एक माना जाता है। अभी भी एंड्रू की कही बात दोहरा रहे हो? टुवुम्बा हंसा। और क्या? स्टेज बार से वे शाम के ड्रैग शो और YMCA विलेज पीपल संस्करण एक निश्चित विजेता का समापन सुन सकते थे। आप एंड्रू के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हैरी ने कहा। टुवुम्बा ने कहा, वह मेरे लिए कुछ हद तक पिता की तरह है। जब मैं सिडनी आया तो केवल इसलिए कि जितना संभव हो उतना घर से दूर जा सकूं। मुझे सचमुच एंड्रू ने सड़क से उठाया और मुझे और कुछ अन्य लड़कों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया जो अपनी राह खो चुके थे। ये एंड्रू ही था जिसने मुझसे विश्वविद्यालय में भी आवेदन करवाया। वाह, एक और विश्वविद्यालय स्नातक मुक्केबाज। अंग्रेजी और इतिहास। मेरा सपना एक दिन अपने लोगों को पढ़ाना है। उसने ये बात गर्व और दृढ़ विश्वास के साथ कही। और इस बीच आप शराबी नाविकों और देहाती गवारों को मुक्केबाजी में पीट डालते हैं। टुवुम्बा मुस्कुराया। आपको इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, और एक शिक्षक के रूप में कुछ भी कमाने के बारे में मुझे कोई भ्रम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ शौकिया बॉक्सर्स के साथ बॉक्सिंग नहीं करता। मैंने इस साल ऑस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया है। वह उपाधि पाने के लिए जो एंड्रू को नहीं मिली। टुवुम्बा ने टोस्ट करने के तौर पे अपना गिलास उठाया। शायद। शो के बाद बार में लोग कम होने लगे। बर्गिता ने कहा था कि उसके पास हैरी के लिए एक सरप्राइज है, और वह बेसब्री से बार के बंद होने का इंतजार कर रही थी। टुवुम्बा अभी भी मेज पर बैठा था। उसने बिल दे दिया था और अब
अपना बियर का गिलास घुमा रहा था। हैरी को एक अनिश्चित एहसास था कि टूवुम्बा कुछ कहना चाहता था। वह केवल पुरानी कहानियां नहीं बताना चाहता था। हैरी, जिस मामले के लिए आप यहाँ आए हैं, क्या उस मामले में कुछ बढ़त मिली? पता नहीं, हैरी ने उत्तर दिया। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आप दूरबीन से खोज रहे हैं और समाधान आपके इतना करीब है कि वह लेंस पर धुंधलेपन से ज्यादा कुछ नहीं है। या आप उल्टे खड़े हैं? हैरी ने उसे अपना गिलास खाली करते हुए देखा। मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक कहानी बता दूं जो हमारी संस्कृति के प्रति आपकी अज्ञानता को दूर करने में मदद कर सकती है। क्या आपने काले सांप के बारे में सुना है? हैरी ने हाँ में सिर हिलाया। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले उसने सरीसृपों के बारे में कुछ पढ़ा था जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। अगर याददाश्त सही है तो काला सांप आकार में बहुत प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत जहरीला होता है। ये सही है, लेकिन दंत कथा के अनुसार ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत समय पहले स्वप्न के समय में काला सांप हानिकर था। हालांकि इगुआना जहरीला था और आज की तुलना में बहुत बड़ा था। वो मनुष्यों और जानवरों को खा लेता था और एक दिन कंगारू ने सभी जानवरों को एक बैठक में बुलाया ताकि क्रूर हत्यारे इगुआना के महान प्रमुख मुगुंगली पर काबू पाने का रास्ता खोजा जा सके। ओयुबुलई काला सांप निडर छोटे सांप ने तुरंत इस कार्य को स्वीकार कर लिया। अपनी नजरें हैरी पर टिकाए वह धीमी शांत आवाज में बोलता गया। अन्य जानवर छोटे सांप पर हंसे और बोले कि मुंगुनगली से लड़ने के लिए उन्हें किसी बड़े और मजबूत प्राणी की आवश्यकता होगी। बस इंतजार करना और देखना, ओयुबुलई ने कहा और इगुआना प्रमुख के शिविर की ओर चल दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने उस विशाल जानवर का अभिवादन किया और कहा कि वह केवल एक छोटा सा सांप था जो खाने के लिए कुछ खास बढ़िया आहार नहीं था और बस एक ऐसी जगह की तलाश कर रहा था जहां उसे शांति से रहने को मिले ताकि अन्य जानवरों से दूर रह सके जो उसे छेड़ते और परेशान करते थे। ध्यान रखना कि तुम मेरे रास्ते में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, मुंगुनगली ने काले सांप पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहा। अगली सुबह मुंगुनगली शिकार करने गया और ओयुबुलई उसके पीछे पीछे चल दिया। वहां एक आदमी अलाव के पास बैठा था। उसने बमुश्किल अपनी पलकें झपकाई ही होंगी कि मुंगुनगली दौड़ा और एक बढ़िया निशाना साधते हुए एक शक्तिशाली वार से उसका सिर फोड़ दिया। फिर इगुआना ने उस आदमी को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे अपने शिविर में ले गया, जहां उसने अपनी जहर की थैली उतार दी और ताजा मानव मांस खाना शुरू कर दिया। बिजली की तेजी से ओयुबुलई बाहर कूदा, जहर की थैली ली और झाड़ियों में गायब हो गया। मुगुनगली ने छोटे सांप का पीछा किया, लेकिन वह उसे नहीं मिला। जब ओयुबुलई वापस लौटा तो अन्य जानवर अभी भी बैठक में थे। इसे देखो, वह चिल्लाया और जहर की थैली देखने के लिए अपना जबड़ा खोल दिया। सभी जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और मुंगुनगली से उन्हें बचाने के लिए उसे बधाई दी। अन्य लोगों के घर चले जाने के बाद कंगारू ओयुबुलई के पास गया और कहा कि उसे जहर नदी में बहा देना चाहिए ताकि वे भविष्य में सुरक्षित महसूस करते हुए सो सकें। लेकिन ओयुबुलई ने कंगारू को जवाब उसे काट कर दिया, जो लकवाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। तुमने हमेशा मेरा तिरस्कार किया है, लेकिन अब मेरी बारी है, ओयुबुलई ने मरते हुए कंगारू से कहा। जब तक मेरे पास ये जहर है तब तक तुम कभी मेरे पास नहीं आ पाओगे। अन्य जानवरों में से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मेरे पास अभी भी जहर है। वे सोचेंगे कि मैं ओयुबुलई उनका रक्षक और संरक्षक हूं, जबकि मैं समय के साथ एक एक करके उनसे बदला लेता हूं। इसके साथ ही उसने कंगारू को नदी में धकेल दिया और देखते ही देखते
वह डूब गया। वह खुद वापस झाड़ियों में छिप गया और आज आप उसे वहीं पाएंगे, झाड़ियों में। टूवुम्बा ने अपने होंठ गिलास पर लगाए, लेकिन वह खाली था, तो वह उठ गया। देर हो गई है। हैरी भी उठ गया। कहानी के लिए धन्यवाद टूवुम्बा। मैं जल्द ही वापस जा रहा हूं, इसलिए यदि मैं आपको फिर न देख पाऊं तो चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं और आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए भी। टूवुम्बा ने अपना हाथ बढ़ाया और हैरी को आश्चर्य हुआ कि क्या वह कभी सीख पाएगा। उसके हाथ को बाद में टूटे हुए स्टेक के टुकड़े जैसा महसूस हुआ। टूवुम्बा ने कहा, आशा है कि आपको पता चल जाए कि लेंस पर धुंधलापन क्या है। जब तक हैरी को एहसास होता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, तब तक वह जा चुका था। अध्याय 24 द ग्रेट व्हाइट। चौकीदार ने बरगिता को एक टॉर्च दी। तुम्हें पता है कि मुझे कहाँ ढूंढना है बरगिता, देखना कि कोई तुमको खा न जाए। उसने मुस्कुराकर लंगड़ाते हुए अपने कार्यालय में वापस लौटते हुए कहा। बरगिता और हैरी सिडनी एक्वेरियम नामक बड़ी इमारत के अंधेरे घुमावदार गलियारों में चले। सुबह के लगभग 2 बज रहे थे और रात के चौकीदार बेन ने उन्हें अंदर जाने दिया था। हैरी ने एक आकस्मिक प्रश्न, सभी लाइटें बंद क्यों थीं, पूछने का कारण था कि बूढ़े चौकीदार ने विस्तार से बात समझाई थी। बेशक ये बिजली बचाता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कारण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम मछली को बता रहे हैं कि रात हो गई है। खैर, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पहले हम एक स्विच के साथ लाइट बंद कर देते थे और आप उस झटके को सुन सकते थे जब अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता था। पूरे एक्वेरियम में सनसनी फैल जाती थी और सैकड़ों मछलियां छिपने की कोशिश करने लगती या बुरी तरह घबराहट में तैरने लगतीं। बहुत अधिक हिचकोले और लहरें उठती और कुछ मछलियां, उदाहरण के लिए मैकरेल, पागल हो जाती और कांच से टकराकर मर जाती। इसलिए हमने डिमर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया, जो प्रकृति की नकल करते हुए दिन के उजाले के अनुरूप धीरे धीरे रोशनी को कम कर देता है। इसके बाद मछलियों में भी बीमारी काफी कम हो गई। प्रकाश आपके शरीर को बताता है कि दिन और रात कब है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मछली को तनाव से बचने के लिए प्राकृतिक दैनिक लय की आवश्यकता होती है। उनके पास हमारी तरह ही एक जैविक घड़ी है और आपको इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मुझे पता है कि तस्मानिया में कुछ बारामुंडी प्रजनक शरद ऋतु में मछली को अतिरिक्त रोशनी में रखते हैं। उन्हें ये सोचकर धोखा देते हैं कि अभी गर्मियां हैं ताकि वे और अधिक अंडे दे सकें। बरगिता ने समझाया, जब बेन किसी विषय पर उत्तेजित हो जाता है तो उसे बहुत सारी बातें करना पसंद होता है। वह लोगों से बात करके उतना ही खुश होता है जितना अपनी मछलियों से। उसने पिछली 2 गर्मियों में एक्वेरियम में अतिरिक्त सहायक के रूप में काम किया था और उसकी चौकीदार से अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसका दावा था कि जब से ये खुला है तब से वह एक्वेरियम में काम कर रहा है। यहाँ रात में बहुत शांति होती है, बरगिता ने कहा। इतना शांत, देखो। उसने कांच की दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली, जहां एक काली पीली मोरे मछली छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाती हुई अपनी गुफा से बाहर निकल रही थी। आगे गलियारे में उसने 2 धब्बेदार स्टिंग रे को हरे कांच के पीछे पानी में धीमी गति से पंख जैसी हरकतों के साथ फिसलते हुए देखा। कितना सुंदर है ना? वह चमकती आंखों से फुसफुसाई। ये बैले की तरह है, बिना संगीत के। हैरी को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी हॉस्टल में दबे पांव चल रहा हो। एकमात्र आवाज उनके कदमों और एक्वेरियम से आने वाली हल्की लेकिन नियमित गड़गड़ाहट की थी। बरगिता एक ऊंची कांच की दीवार के पास रुकी। ये एक्वेरियम की सॉल्टी है, मटिल्डा, क्वींसलैंड से। उसने रोशनी को कांच की ओर निर्देशित करते हुए कहा। अंदर एक पुनर्निर्मित नदी तट पर एक सूखा हुआ पेड़ का तना पड़ा हुआ था
और तालाब में लकड़ी का एक तैरता हुआ टुकड़ा। सॉल्टी क्या है? हैरी ने किसी जीवित चीज पर नजर डालने की कोशिश करते हुए पूछा। उसी क्षण लकड़ी के टुकड़े ने दो झिलमिलाती हरी आंखें खोली। वे रिफ्लेक्टर की तरह अंधेरे में जगमगा उठे। ये एक मगरमच्छ है जो ताजे पानी के विपरीत खारे पानी में रहता है। ताजा पानी में रहने वाले मगरमच्छ मछली खाकर जीवित रहते हैं और आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। और सॉल्टी, तुम्हें उनसे अवश्य डरना चाहिए। कई तथाकथित खतरनाक शिकारी मनुष्यों पर तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है, अगर डरे हों या आपने उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। हालांकि सॉल्टी एक सरल प्राणी है, ये सिर्फ आपका शरीर चाहता है। उत्तर में स्वैम्पलैंड्स में हर साल कई ऑस्ट्रेलियाई मारे जाते हैं। हैरी शीशे पर झुक गया। क्या इससे ऐसा नहीं होता कुछ प्रतिकूलता? भारत के कुछ हिस्सों में उन्होंने इस बहाने से कि बाघ बच्चों को खा जाता है उसका सफाया कर दिया। इन आदमखोरों का खात्मा क्यों नहीं किया गया? यहाँ अधिकांश लोगों का मगरमच्छों के प्रति वैसा ही शांत रवैया है जैसा कि वे यातायात दुर्घटनाओं के प्रति रखते हैं, लगभग वैसा ही। यदि आप सड़कें चाहते हैं तो आपको मौतें स्वीकार करनी होंगी, है ना? खैर, यदि आप मगरमच्छ चाहते हैं तो ये वही बात है। ये जानवर इंसानों को खाते हैं, यही जीवन है। हैरी कांप उठा। मटिल्डा ने पोर्शा के कुछ मॉडलों के हेडलैम्प कवर की तरह अपनी पलकें बंद कर ली थीं। पानी में एक भी लहर इस तथ्य को उजागर नहीं कर सकी कि कांच के पीछे उससे आधा मीटर की दूरी पर पड़ी लकड़ी वास्तव में 1 टन से अधिक मांसपेशियां, दांत और गुस्सैल चीज है। बढ़ते हैं, उसने सुझाव दिया। यह है मिस्टर बीन। बरगिता ने एक छोटी हल्के भूरे रंग की फ्लाउंडर जैसी मछली पर टॉर्च चमकाते हुए कहा। ये फिडलर रे है। हम बार में एलेक्स को यही कहते हैं, जिसे इंगर ने मिस्टर बीन कहा था। फिडलर रे क्यों? मुझे नहीं पता। मेरे वहां आने से पहले से उसको यही बुलाया जाता था। अजीब सा नाम। ये साफ साफ तल पर स्थिर लेटे रहना पसंद करता है। हाँ, और इसीलिए जब आप पानी में हो तो आपको सावधान रहना चाहिए। क्या है कि ये जहरीला होता है और अगर आपका पांव इस पर पड़ जाए तो ये आपको डंक मार देगा। वे एक सीढ़ी से नीचे उतरे जो बड़े टैंकों में से एक तक जाती थी। बरगिता ने प्रवेश करते हुए कहा, टैंक वास्तव में सही अर्थों में एक्वेरियम नहीं है। वो केवल सिडनी हार्बर के एक हिस्से को घेरे हुए है। छत से एक हरे रंग की रोशनी लहरदार धारियों में उनके ऊपर गिरी और हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक चमकदार गेंद के नीचे खड़ा था। जब बरगिता ने टॉर्च ऊपर की ओर उठाई तो उसको दिखा कि वे चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। वे समुद्र के नीचे एक कांच की सुरंग में खड़े थे और प्रकाश बाहर से पानी से छनकर आ रहा था। एक बड़ी छाया उनके सामने से गुजरी और वह स्वभावतः पीछे हट गया। मॉब्यूलिडे, उसने कहा, डेविल रेज। हे भगवान, ये बहुत बड़ी है। हैरी ने गहरी सांस ली। पूरी स्केट एक बड़ी लहर की गति की तरह थी, जैसे एक विशाल पानी का गद्दा, और हैरी को इसे देख के नींद सी आ गई। फिर वह एक तरफ मुड़ी, उनकी ओर जैसे हाथ हिलाया और चादर ओढ़े भूत की तरह अंधेरे पानी की दुनिया में तैरते हुए निकल गई। वे फर्श पर बैठ गए और बरगिता ने अपने थैले से एक गलीचा, 2 गिलास, एक मोमबत्ती और रेड वाइन की एक बिना लेबल वाली बोतल निकाली। उसने इसे खोलते हुए कहा, हंटर वैली में एक अंगूर के बगीचे में काम करने वाले एक दोस्त का उपहार। फिर वे गलीचे पर अगल बगल लेटकर पानी की ओर देखने लगे। ये एक पलटी हुई दुनिया में लेटने जैसा था, जैसे इंद्रधनुष के सभी रंगों की मछलियों और अति सक्रिय कल्पना वाले किसी व्यक्ति द्वारा आविष्कार किए गए
अजीब प्राणियों से भरे आकाश में देखना जो कि उलट गया हो। उनके ऊपर पानी में एक नीली चमचमाती मछली जिसका चांद जैसा चेहरा और पतले कांपते उदर पंख थे मंडरा रही थी। क्या ये देखना आश्चर्यजनक नहीं है कि वे कितना समय लेते हैं? उनकी गतिविधियां साफ तौर से कितनी निरर्थक हैं। बरगिता फुसफुसाई, क्या तुम महसूस कर सकते हो कि वे समय को धीमा कर रहे हैं? उसने हैरी की गर्दन पर ठंडा हाथ रखा और धीरे से दबाया। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारी नाड़ी लगभग रुक रही है? हैरी ने थूक निगला। मुझे समय के धीरे धीरे चलने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी नहीं, उसने कहा, अगले कुछ दिनों तक नहीं। बरगिता ने उसके गले को थोड़ा और जोर से दबाया। इसके बारे में बात भी मत करो, उसने कहा। कभी कभी मैं सोचता हूं, हैरी, तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। उदाहरण के लिए मैंने नोटिस किया कि एंड्रू हमेशा आदिवासी लोगों के बारे में उन्हें करके बात करते हैं। यही कारण है कि टुवुम्बा के मुझे विशिष्ट विवरण बताने से पहले मैंने एंड्रू की कहानी के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगा लिया था। मैंने कमोबेश अनुमान लगाया था कि एंड्रू अपने परिवार के साथ बड़ा नहीं हुआ था, कि वह किसी से जुड़ा नहीं है, लेकिन सतही तौर पर रहकर चीजों को बाहर से देखता है। जैसे हम यहाँ हैं, एक ऐसी दुनिया को गौर से देख रहे हैं जिसमें हम भाग नहीं ले सकते। टुवुम्बा के साथ बातचीत के बाद मुझे कुछ और एहसास हुआ। जन्म के समय एंड्रू को वो स्वाभाविक गौरव का वह उपहार नहीं मिला जो आपको अपने लोगों का हिस्सा होने पर मिलता है। इसलिए उसे अपना खुद का गौरव ढूंढना पड़ा। पहले मुझे लगा कि वह अपने भाइयों से शर्मिंदा है, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि वह अपनी शर्मिंदगी से जूझ रहा है। बरगिता ने कुछ आवाज की। हैरी आगे बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है, लेकिन अगले ही पल में मैं एक बार फिर असमंजस में पड़ जाता हूँ। मुझे भ्रमित होना पसंद नहीं है। मुझे इसके प्रति कोई सहनशीलता नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि या तो मेरे पास बारीकी से विवरण समझने की या तो क्षमता ही ना हो, या फिर इतनी हो कि उससे एक पूरी तस्वीर बना सकूं जो समझ में आए। वह बरगिता की ओर मुड़ा और उसके बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसने कहा, यह भगवान ने अच्छा काम नहीं किया कि एक मंद बुद्धि को बारीकी पर इतना अच्छा ध्यान देने वाला बनाया। उसने कुछ ऐसा याद करने की कोशिश करते हुए कहा जिसमें बरगिता के बालों के समान गंध थी, लेकिन वो इतने पुराने समय की बात थी कि वह भूल गया था कि वह क्या था। तो तुम क्या देख सकते हो? उसने पूछा। हर कोई मेरा ध्यान उस चीज की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। जैसे? मुझे नहीं पता। वे औरतों की तरह हैं। वे मुझे ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनका मतलब कुछ और होता है। उनकी छुपी बातों का मतलब हो सकता है स्पष्ट हो, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, मेरे पास वो समझने की क्षमता नहीं है। तुम औरतें चीजों को वैसे ही क्यों नहीं कह सकती जैसे वे हैं? तुम लोग आदमियों को बातों का मतलब निकालने के सामर्थ्य को जरूरत से ज्यादा महत्व देती हो। अब ये क्या मेरी गलती है? उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसे मारा। मार की आवाज की प्रतिध्वनि पानी के नीचे की सुरंग में लुढ़कती चली गई। श्श, ग्रेट व्हाइट को जगाओ मत, हैरी ने कहा। बरगिता को ये समझने में काफी समय लगा कि उसने अपने वाइन के ग्लास को हाथ भी नहीं लगाया है। थोड़ी सी वाइन से तो कोई नुकसान नहीं है, है ना? उसने कहा। हाँ है, हैरी ने उत्तर दिया। इससे नुकसान हो सकता है। उसने मुस्कुराते हुए उसे अपनी ओर खींचा। लेकिन चलो उस बारे में बात ना करें। हैरी चौंक कर उठा। उसे नहीं पता था कि पानी में हरी रोशनी कहाँ से आई है, चाहे वह सिडनी का चांद हो या जमीन पर सर्च लाइट। लेकिन अब वह जा चुकी थी। मोमबत्ती पूरी जल चुकी थी
और घना अंधेरा छा गया था। फिर भी उसे लग रहा था कि उस पर नजर रखी जा रही है। उसने टॉर्च को बरगिता के पास पाया और उसे चालू कर दिया। वह अपने गलीचे के आधे हिस्से में लिपटी हुई थी और संतुष्ट दिख रही थी। उसने शीशे पर रोशनी डाली। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका अपना प्रतिबिंब है जिसे वह देख सकता है। फिर उसकी आंखें प्रकाश की आदी हो गईं और उसे लगा कि उसके दिल की धड़कन बंद होने से पहले आखिरी बार तेजी से धड़क रही है। ग्रेट व्हाइट उसके बगल में था, उसे ठंडी बेजान आंखों से देख रहा था। हैरी ने गहरी सांस छोड़ी और कांच पर धुंध सी छा गई, जिसके पीछे पीला पड़ा भीगा चेहरा था, मानो एक डूबे हुए आदमी की इतनी बड़ी छवि कि लगा कि पूरा टैंक भर गया है। जबड़े से बाहर निकले हुए दांत ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बच्चे ने चित्र बनाया हो। त्रिकोणों की एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, कई सफेद खंजर, 2 मसूड़ों रहित पंक्तियों में बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित। फिर वह उसके ऊपर और ऊपर तैरते हुए जाने लगा, लेकिन पूरा समय उसकी भावशून्य आंखें उस पर टिकी रहीं। घृणा की कठोर दृष्टि, एक सफेद शव जैसा शरीर, धीमी गति से लहरदार हरकतों में मशाल की किरण के पार सरक रहा था, जो लग रहा था कि कभी खत्म न होगा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो की लिखी हुई कहानी द बैट का मेरे द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद एक हसीना का खत्ल। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।